Hello everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. So in this video we are diving into a really great technique using complex numbers to find the center of mass. So this is not something that you will find your usual textbook. It's a sharp visual and unique technique that I hope you guys get a hang of it. I've designed a custom problem for all of you so that you can practice and also get used to this method. So this is one problem that brings together geometry, variable mass distribution, polar form, and the power of complex numbers definitely. So give it a shot before watching the full video. And if you are already comfortable with complex number, this might just become your new favorite way to approach center of mass problems. Otherwise, you can go with the standard method of integration using by parts or maybe some other form, or maybe using some Cartesian form. So it's up to you, but I'll discuss the complex number approach in this question. Give it a shot. I'll discuss the question. So the question is something like, in a high precision manufacturing facility, a thin wire is laid across a spiral groove. So we're talking about a spiral groove here, and which is on a rotating disc, and the groove follows this particular logarithmic spiral. Now given in this problem, due to this non-uniform heating during the processing, the wire acquires a variable mass density which increases with the angular position. तो जितना भी उसका थीटा बढ़ते जाएगा ना, तो धीरे धीरे वो उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बढ़ेगा, जैसा हमने एक ऑलरेडी पुराने वाले वीडियो पे देख लिया था. पोलर का पूरा एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस किया है कुछ दिन पहले ही, आप उसको देख सकते हो. तो उसी से इंस्पायर्ड ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहुत लोगों ने शायद पोलर वाला क्वेश्चन किया होगा. तो आई वांट कि आप लोग इस वाले वीडियो को भी थोड़ा सा देख लो, मतलब ट्राई कर लो क्वेश्चन को पहले, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन के बाद ये थोड़ा सा सिमिलर आपको लगने वाला है. ठीक है. सो दैट इसमें बोला गया है कि इसको अगर हम चाहे कम्प्लीटली बैलेंस रखना, तो हमें सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन है जिसमें हमें एक स्पाइरल का सेंटर ऑफ मास निकालने बोला गया है. सो टास्क वही है कि निकाल दो इसका सेंटर ऑफ मास, कहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है. तो चलिए पहले एक बार फिगर तो ड्रॉ कर लेते हैं. ये जो स्पाइरल है एक्सपोनेंशियल स्पाइरल है ये. तो ये सीधा सीधा इसका फिगर हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम वाला वीडियो देख लिया था. जितना हम सेंटर से दूर भागेंगे या ऑरिजिन से दूर भागेंगे, उतना उसका, या फिर जितना हम एंगल घूमेंगे, उतना इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन बढ़ता जाएगा, है ना. कुछ ऐसा फिगर आएगा इसका. थोड़ा सा और फ्रेश ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. कुछ ऐसा टाइप का फिगर आएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. तो थीटा का जो वैल्यू दिया है ना, वो दिया है मेरा, ये मान लो थीटा दिया है क्वेश्चन में 0 से 2π तक. करेक्ट. तो ये हो गया e पावर 0 विच इज़ 1, और ये हो गया e पावर 2π. तो हमें इस पूरे शेप का सेंटर ऑफ मास निकालना है, और ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है. इसका भी लैम्डा दिया है. आप यूनिफॉर्म के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द सेम टेक्निक. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है कि मैं एक बार डेटा लिख लेता हूँ. लैम्डा गिवन है इसमें e पावर -θ, है ना. ठीक है. अब इसमें ये भी दिया गया है कि इसका डिक्रीज़ हो रहा है मास डेंसिटी, क्योंकि हीटिंग चल रही है ना इस पर. और इसमें जो r थीटा दिया गया है, r का फंक्शन दिया है e पावर θ. ठीक है. एक्सपोनेंशियल स्पाइरल है. अब इस पर ना आप स्टैंडर्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हो कि यहाँ से एक पॉइंट ले लोगे जो कि r डिस्टेंस दूरी पे है, r cos θ, r sin θ निकाल दोगे. तो इन दिस वे यू कैन कंप्यूट दिस. वो स्टैंडर्ड वे हो गया. बट मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का टेक्निक. अब भैया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का है. तो आप ये सोचो ना यार कि किसी भी कोऑर्डिनेट को हम लोग चाहे तो रियल और इमेजिनरी एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी प्लेन को. तो मैं अगर ये बोल दूँ कि आप मान लो ये जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस यहाँ से r है, ये थीटा मान लो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r cos θ r sin θ, है ना. बट इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी ये भी तो लिख सकते हैं ना कि r cos θ प्लस i r sin θ. ये भी लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम. और इसको हम पोलर इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, r e पावर i θ. ये भी वेल नोन फॉर्म है हमारा. अब ये मुझे आइडिया आया कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है. तो मैं सोच सकता हूँ कि
मैं साइन थीटा कॉस थीटा को सिंपली अवॉइड करके अगर मैं इसको ई पावर आई थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो शायद मेरा जो इंटीग्रेशन है वो बस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन बनेगा। मुझे कहीं भी बाई पार्ट्स या कुछ भी किसी चीज़ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार मेथड है, बहुत सारे एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन को ये आसान कर देगा आपके लिए। आपको बस फॉर्म आइडेंटिफाई करना है और देख लेना है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फंडा काम आएगा कि नहीं आएगा, और डेफिनेटली एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, मान लो डी एम मास है यहाँ पे एक, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या हो जाएगा, आर सी एम का डेफिनेशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम। अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिख दूँ नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, है ना। अब इसका जो आर वेक्टर है वो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं आर ई पावर आई थीटा। मैंने अभी लिखा है, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग आर ई पावर आई थीटा से डिनोट कर सकते हैं। डी एम को रख दो भैया ऐसे ही, नीचे भी डी एम आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मेरा बन गया आर सी एम का फॉर्म। अब एक एक करके इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा फॉर्म बन गया और इसी फॉर्म में आंसर भी आएगा। अब मैथ्स भैया का हेल्प लेके ये पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो अपर पोर्शन है वो देखते हैं। अच्छा, इसमें आप पता है ना लिमिट 0 से 2 पाई तक आ जाएगा, तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप लिख लो 0 से 2 पाई तक, ऑब्वियस है ये, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा का लिमिट दिया है, आप देख लेना। ठीक है, तो इस पर जो पहला इंटीग्रल है वो ऐसा कुछ है, 0 से 2 पाई आर ई पावर आई थीटा डी एम। अब डी एम को तोड़ दो यार, डी एम क्या लिख दोगे, लैम्डा थीटा टाइम्स ऑफ डी एस। अब देख लो यहाँ पे यार, यहाँ पे गलती शायद बहुत लोग कर सकते हो, आप डी एस को सीधा आर डी थीटा लिख सकते हो। ये यहाँ पे आर डी थीटा नहीं होगा क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रहा है बार बार। जो डी एस है ना, आप इसको जूम करोगे ना आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप जूम करोगे तो ये सर्कुलर आर्क नहीं है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पार्ट थोड़ा ऐसा है, थोड़ा कर्वेचर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप सीधा सीधा आर डी थीटा नहीं बोल सकते, आप इसको डी एस बोल दो, क्योंकि यहाँ पे जो आर है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। यहाँ पे बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है, कितना आर्क लेंथ होगा, इसका पूरा फंडा हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस किया था। आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उसमें बहुत सारा चीज़ डिस्कस होता है पोलर का और बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के पर्सपेक्टिव से, एंड ऑब्वियसली आई एन पी के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा क्वेश्चन था वो। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ उसका फॉर्म क्या था। उसका फॉर्म था ऐसा, जो डी एस या डी एल लेंथ होगा ना, आप यहाँ पे डी एल मान लो या फिर लैम्डा डी एल, इसको अगर डी एस नहीं बोलना है तो, क्योंकि आई थिंक मैंने वीडियो पे डी एल ही बोला था, तो डी एल ले लो आप इसको। तो इसका डी एल का जो फॉर्म था वो था ऐसा कुछ, डी एल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर टाइम्स डी थीटा। ठीक है ना, ये मेरा फॉर्म था डी एल का। ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो आपका प्री रिक्विजिट इस क्वेश्चन को करने के लिए, वरना भैया नहीं बनेगा ये, इतना तो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या लिखें, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, आर को आर रहने दो अभी के लिए, लैम्डा थीटा आ गया ई पावर माइनस थीटा, डी एल आ गया ये सेम चीज़ रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी थीटा, है ना। अब यहाँ से देख लो यार, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, आर का वैल्यू दिया है ई पावर थीटा, तो जाहिर सी बात है डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा वापस से ई पावर थीटा, तो रिप्लेस कर दो इसको 0 से 2 पाई ई पावर थीटा ई पावर आई थीटा ई पावर माइनस आई थीटा, आर स्क्वायर बन जाएगा ई पावर 2 थीटा, वापस से प्लस ई पावर 2 थीटा डी थीटा। सही है ना। तो यहाँ देख लो कि ये वाला जो ई पावर थीटा है और ई पावर माइनस थीटा है, दिस कैंसल्स आउट,
तो ये सिंपली बन गया 0 से 2 पाई ई पावर आई थीटा टाइम्स ऑफ √2 ई पावर थीटा डी थीटा। तो इसका जो फाइनल फंक्शन कुछ ऐसा बन रहा है 0 से 2 पाई √2 ई पावर आई प्लस 1 थीटा डी थीटा। अब ये आसान सा इंटीग्रेशन है, सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा के हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। सिंपल इंटीग्रेशन है ये। सीधा इसको हम लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाई आई प्लस 1, सब्स्टिट्यूशन से कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा और ई के पावर पे बच जाएगा आई प्लस 1 थीटा 0 से 2 पाई। अब अभी देखना क्या शानदार तरीके से हम वापस से कोऑर्डिनेट को वापस ले आएंगे। तो √2 बाई आई प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे आप देख लो ई पावर 2 पाई 1 प्लस आई बैठा है और माइनस 0 के बदले 1 आ गया यहाँ पे ना, ई पावर 0 1 बन गया। अब इसको ज़रा और ब्रेक करते हैं, ये आ गया √2 बाई आई प्लस 1। अब यहाँ देखो, यहाँ गेम मस्त चेंज होगा, ई पावर 2 पाई ई पावर आई 2 पाई माइनस 1। अब इतना आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक इतना कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आइडिया होगा कि ई पावर आई 2 पाई जो हमने ऊपर लिखा था इसको सिमिलरली लिख सकते हैं हम लोग cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, और जो कि ईजीली आपका 1 बन जाएगा, है ना। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैथ्स जो है ना वो फाउंडेशनल ब्लॉक है फिज़िक्स का। आपको अगर मैथ्स ढंग से नहीं आता तो फिज़िक्स के अच्छे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो फोकस आप हमेशा मैथ्स पे ही रखो तो फिज़िक्स अपने आप सुधर जाएगी, ठीक है। चलो, और जिन लोगों ने जेई लेवल का मैथ्स किया है उनको पता है कि अच्छा मैथ्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए वायर का खेल होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है तो डरने की कुछ बात नहीं है। हाँ, बट इस प्रॉब्लम के इसका जो यूज़ है वो यूनिक है थोड़ा सा, क्योंकि जनरली ये मेथड लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बन गया ई पावर 2 पाई माइनस 1, है ना। तो ये मेरा ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। रुके रहना एंड तक, क्योंकि इसका यूज़ बहुत प्यारा है। ये ऊपर वाला पार्ट बन गया, नीचे वाला पार्ट भी सिंपल ही है, बस डीएम कैलकुलेट करना है हमको। डीएम हम सीधे ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन लैम्डा थीटा डीएल, है ना। अब लैम्डा थीटा बन गया ई पावर माइनस थीटा, डीएल बन गया उसी तरीके से √2 टाइम्स ऑफ ई थीटा। आई थिंक वही आ रहा था ना डीएल का वैल्यू। डीएल का वैल्यू आ गया था, ये वाला पार्ट डीएल था, ये वाला पार्ट डीएल था, तो √2 ई पावर डी थीटा, हाँ सही है। तो डीएल बन गया √2 ई पावर थीटा डी थीटा। तो ये अर्थ फट से बन गया, ई पावर माइनस थीटा ई पावर माइनस थीटा कैंसल्स आउट 0 से 2 पाई। ये एकदम आसान सा इंटीग्रेशन है, इसको हम ऊपर लिख देंगे, छोटा सा पार्ट है क्योंकि √2 टाइम्स ऑफ 2 पाई। तो ये बन गया आपका ऊपर वाला पोर्शन, इसको मैं नीचे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या बोलते हो, जगह बना दो थोड़ी सी। चलो सुन लिया आपका, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना देते हैं, ठीक है। मैं वापस से कह रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके रखो, इस अप्रोच को स्पेशली, क्वेश्चन को नहीं, क्योंकि इस पर और भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं सर्कल देके भी इसमें पूछ सकता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कल देके इसमें क्वेश्चन बना सकता हूँ। जो बच्चे मेरे एडवांस बैच में हो आपको पता है, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। सर्कल वाले फॉर्म को डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने खुद से क्यूरेट किया है, जो मैंने ग्रुप पर डाला भी है, व्हाट्सएप पे भी डाला है मैंने, आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन को वहीं पे भी, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाट्सएप पे दिख जाएगा आपको, वैसे भी इस वीडियो का जो PDF है मैं डाल दूंगा। एनीवेज, तो ऊपर वाला पार्ट बन गया, आई थिंक इसी पेज में आंसर बन जाएगा। ऊपर वाला पार्ट बन गया, नीचे वाला पार्ट बन गया, बस सीधा सीधा डिवाइड कर दो। तो RCOM आ गया आपका √2 बाई आई प्लस 1, ऊपर वाला पोर्शन लिख लेते पहले, ई पावर 2 पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स ऑफ 2 पाई, नीचे वाला पोर्शन से डिवाइड कर दिया,
रूट टू कैंसल्स आउट, तो ई पावर 2 पाई माइनस 1 आई प्लस वन को या आई प्लस वन को रैशनलाइज कर दो या 1 प्लस आई को रैशनलाइज कर दो, तो नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2, तो नीचे बन गया 4 पाई और ऊपर बन गया 1 माइनस आई। देख लो, अब शायद आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इसके दो पार्ट्स बन गए, ई पावर 2 पाई माइनस 1 बाई 4 पाई माइनस आई टाइम्स ऑफ ई पावर 2 पाई माइनस 1 बाई 4 पाई। इसका मतलब और कुछ नहीं, ये बन गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये बन गया मेरा वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट को लिख सकते हैं कि एक्स प्लस आई वाई इमेजिनरी प्लेन पे। तो बस, तो मेरा आंसर इसका सेंटर ऑफ मास का बन गया। आंसर कहाँ लिखूँ मैं? आंसर एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूँ, इसको नीचे लिखा जाता हूँ और आंसर इस साइड पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था और शानदार मेथड भी था। इसका आंसर बन गया आपका XCOM YCOM implies e power 2 pi minus 1 by 4 pi minus e power 2 pi minus 1 by 4 pi। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आया हो। इनफैक्ट जिनको मैथ्स पसंद है, आई होप आपको डेफिनेटली क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगेगा। ये अप्रोच आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर था मैथ्स के और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स का।